नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे छुपे हुए राजों की जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं या काफ़ी रिटेल निवेशक इन राजों के बारे में नहीं जानते। तो आप बोलेंगे कि इसमें राज वाली क्या बात है? इसमें राज वाली ये बात है कि जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं ना, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इनकी मार्केटिंग अलग तरीके से होती है, इनकी यूएसपी को अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई नहीं बात करता। तो ये एक अपने आप में ना एक अलग दुनिया है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जिनको कहा जाता है। तो जब दर्शक मुझसे इसके बारे में क्वेरी पूछते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और दर्शकों को हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के पीछे छुपा हुआ सच, जो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि 5 छुपे हुए राज हैं, वो बताए जाए, और ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें इन स्टॉक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में ही एक अलग दुनिया है, तो आप ये देखेंगे कि इनके बारे में नॉर्मली काफ़ी कम चर्चा होती है। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती, या कोई भी एनालिस्ट इनकी चर्चा नहीं करता, परफॉर्मेंस की चर्चा नहीं करता। सिर्फ जो एक यूएसपी उनकी मार्केट की जाती है वो ये है कि ये हाई डिविडेंड देते हैं, बस ये इसी के ऊपर जो है इनको बेचा जाता है। और उसके आगे अगर 2 फायदे गिनाने हो, आप अगर अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछेंगे तो वो 2 चीज़ें बताएंगे कि एक तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, और एक आपको ये रेगुलर रिटर्न्स देते रहते हैं। तो ये 2 कारण आपको नॉर्मली बताए जाते हैं कि भी आप हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स ले लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के बारे में फिर भी नहीं बताएंगे अगर आप पूछेंगे तो एक और जो गलत धारणा है रिटेल निवेशक के मन में या दिमाग में इन स्टॉक्स के बारे में कि ये जो कंपनीज होती हैं ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होती हैं, कैश रिच कंपनीज होती हैं, मतलब जैसे कि वर्ल्ड क्लास कंपनीज होती है। ऐसा नहीं है, ऐसे सारी कंपनीज ऐसी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो स्टॉक्स इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं हाई डिविडेंड यील्ड कैटेगरी में, वहाँ पे वो जो सारी कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है या कैश रिच नहीं है। ये सिर्फ एक यूएसपी होता है, कंपनी ने अपनी एक इमेज बना ली है, या कंपनी ने अपनी एक जिसको कह लीजिए कंपनी की यूएसपी है, उस स्टॉक की यूएसपी है, ताकि निवेशकों का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना रहे। नहीं तो अगर आप देखेंगे, अगर आप डिटेल में जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स माने जाते हैं उनमें शायद आप निवेश भी नहीं करेंगे अगर आप उनका एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिविडेंड को कंसीडर मत करिए, डिविडेंड को ज़रूर कंसीडर करिए फंडामेंटल एनालिसिस में। तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये बरसाती मेंढक की तरह होते हैं। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कि 2 ही मौक़ों पर इन स्टॉक्स की सबको याद आती है। एनालिस्ट्स को भी तभी याद आएगी, और बाकी सब लोग जो निवेशक भी उसी टाइम इन स्टॉक्स को परचेज करते हैं जब ये 2 इवेंट होते हैं। तो पहला इवेंट होता है कि जब मार्केट बियर फेज में या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है मार्केट का, तब इन स्टॉक्स की बड़ी ज़बरदस्त प्रमोशन स्टार्ट की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि इन स्टॉक्स को पिच किया जाता है जो आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जो मंथली इनकम प्लान्स हैं, या जहाँ पे आपको एक रेगुलर इनकम मिल रही है इंटरेस्ट के तौर पे, ताकि निवेशक जो है वो मार्केट से निकल के अपना पैसा कहीं और ना लगा दें। तो आपको जो आपके एडवाइज़र हैं या प्लानर हैं वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि भाई आप अपना पैसा, जो अभी स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं जिनमें आपने लगाया हुआ है पैसा, अगर वो नीचे जा तो आप ऐसा करिए, जो ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं आप अपना पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, और आपको साल की इतने % डिविडेंड आती रहेगी, आपकी एक इनकम रेगुलर बनी रहेगी, तो आपको कोई नुकसान भी नहीं है। अब जो भोला भाला बेचारा, मतलब सीधा साधा रिटेल निवेशक है, वो ज़्यादा कुछ उसमें रिसर्च करता नहीं और वो उस झांसे में आ जाता है। तो इसलिए फिर वो ये जो स्टॉक्स हैं ये उस टाइम पे काफ़ी उसमें डिमांड में आ जाते हैं जब मार्केट बियर फेज में एंटर करती है या डाउन ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट होता है। दूसरा, इन स्टॉक्स की डिमांड तब होती है जब इनमें डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला होता है। उस समय एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है इन स्टॉक्स में पैसा बनाने की।
तो इन स्टॉक्स को आप नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, पर तभी जब इनमें डिविडेंड अनाउंस होने वाला होता है तो उसके बारे में एक चर्चा शुरू हो जाएगी, खुसर पुसर शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं चाइनीज़ विस्पर्स। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए। उसके बाद ये स्टॉक फिर अगर अच्छा डिविडेंड आने वाला है तो स्पेक्यूलेटर्स जो हैं वो अपना बाय करना शुरू कर देंगे, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हैं और इसको ट्रेडिंग के लिए इन स्टॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी ये दोनों अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बताई, जिस समय ये स्टॉक को मार्केट किया जाता है, आप उन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें बाय करिए, क्योंकि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो सिर्फ डिविडेंड की वजह से आप किसी स्टॉक को बाय करें, पर्सनली मैं इस चीज़ में यकीन नहीं रखता या इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता। और दूसरा क्या होता है कि जो डिविडेंड है, मैं मानता हूँ कि जो स्टॉक में डिविडेंड है वो म्यूचुअल फंड के डिविडेंड से अलग होता है, जैसा कि मैं अपने म्यूचुअल फंड वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया भी है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि ये कंपनी का प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अगर आप यहाँ पे इस कंपनी में ज़्यादा लंबे समय तक वो करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, या लंबे समय तक निवेश अपना रखना चाहते हैं, तो ये शायद हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो हैं वो शायद आपके उस ऑब्जेक्टिव को या उस पर्पस को सॉल्व नहीं करते। उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम 5 राज डिस्कस करेंगे या जो 5 सीक्रेट हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5वें नंबर के पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, जो 5वें नंबर का राज है। उसके अलावा मैं आपको 2 बोनस टिप्स दूंगा ऐसी हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के संदर्भ में, कि आप इन स्टॉक्स में शायद बिना निवेश किए या इन स्टॉक्स की आप परफॉर्मेंस को कैसे चेक करें, या इन स्टॉक्स का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है अगर आपको एक रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम चाहिए, या आप इसलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि आपको एक रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती है। तो वो आप 2 बोनस टिप्स ज़रूर सुनिएगा। और 5वें नंबर का राज जो है वो मैंने आपको बताया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आज मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। नॉर्मली मैं किसी स्टॉक का एग्जाम्पल नहीं लेता अपने वीडियोज़ में, पर मैं आपको आज एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो 5वें नंबर का पॉइंट जो है या राज है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम चलते हैं सीक्रेट नंबर 1 पे। पहला सीक्रेट ये होता है कि अब आप सोचेंगे भाई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो कंपनी वो बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी आपने जो निवेशकों का ध्यान रखती है, कितना मतलब सोचती है निवेशकों के बारे में। पर ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है या डिविडेंड जो निवेशकों को दिया जाता है, उसमें प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे और आप जैसे जो रिटेल निवेशक हैं, हमें कितना डिविडेंड मिल जाएगा? हमें तो एक बहुत छोटा सा नॉमिनल सा अमाउंट या मामूली सा अमाउंट मिलेगा। अगर यदि हमने बड़ा निवेश भी किया हुआ है तो तब भी वो ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा अमाउंट नहीं होता। पर जहाँ पे प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के ऑनर्स हैं या प्रमोटर्स हैं या निवेशक हैं, जो बड़े निवेशक हैं, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो है प्रॉफिट में से एक तरह से, जिसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो प्रॉफिट स्ट्रिपिंग भी कहा जाता है, जिसको कि आप कंपनी के प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। तो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है, कुछ केसेस में उसको जो एनालिस्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि प्रॉफिट स्ट्रिपिंग हो रही है। जैसे एक, अगर आपको याद हो, एक जो एविएशन का स्टॉक लिस्ट होने से पहले उनके प्रमोटर्स ने 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसका लिस्टिंग से पहले, तो उसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा था और काफ़ी हू हल्ला हुआ था कि भाई ये प्रॉफिट स्ट्रिपिंग हो रही है। तो देखा जाए ठीक है, वो प्रॉफिट स्ट्रिपिंग थी, पर यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो वो एक तरीके की प्रॉफिट स्ट्रिपिंग ही है। अगर मैं मान लीजिए ऑनर हूँ या प्रमोटर हूँ कंपनी का, मेरा स्टेक ज़्यादा है, 60% मान लीजिए मेरा स्टेक है, और अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूँ तो एक तरीके से मैं कंपनी के प्रॉफिट में डिप कर रहा हूँ। उसी बहाने चाहे बाकी 30-40% रिटेल निवेशकों को भी फ़ायदा हो जाएगा। पर उसमें आप ये देखिए कि सबसे बड़ा फ़ायदा किसका है? सबसे बड़ा फ़ायदा अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा प्रमोटर्स का होता है। तो अगर इसको मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि भी जो प्रमोटर्स हैं वो प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, वो उसको निकाल रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको जैसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि रिटेल निवेशकों के लिए डिक्लेयर किया जा रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो प्रमोटर का होता है या बड़े निवेशकों का होता है। तो ये था राज नंबर 1। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ जो है, दूसरा सीक्रेट जो होता है वो ये होता है कि आपको शायद
नहीं बताया जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी के पास कैश है और वो कैश जो है डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाए, तो आपको कोई भी एनालिस्ट या कोई भी आपको बाज़ार का जानकार ये नहीं बताएगा कि इससे जो है कंपनी की ग्रोथ को नुकसान पहुंचता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए एक कंपनी है और उसके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, तो हमेशा बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, जिसको कैपिटल बोलते हैं। काफ़ी कंपनीज उसको ग्रो करने के लिए लोन भी लेती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी के हाथों में कैश है, उनका मुनाफा उनके हाथों में है और वो कैश उनके पास है। तो कंपनी अगर मान लीजिए डिविडेंड देने की बजाय, उस मुनाफे को डिविडेंड के तौर पे देने की बजाय, अगर वही पैसा कंपनी री इन्वेस्ट करे अपने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में, तो हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आपको ज़्यादा फायदा हो, ना कि डिविडेंड आपको रिसीव करने में उतना फ़ायदा है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं अगर निवेशक हूं और मुझे अगर 5,000 रुपये का मान लीजिए डिविडेंड मिल भी जाता है किसी कंपनी के स्टॉक से, जिसको हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक कहते हैं। अगर मान लीजिए वो कंपनी 5,000 रुपये इसी आगे निवेश करे कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने में, और वो बिजनेस जो है अच्छा चल पड़े, जैसे काफ़ी बिजनेसेस करते भी हैं, तो हो सकता है वो आज के 5,000 मेरे को 3 या 4-5 साल में मेरे को 50,000 रुपये बन जाए, 60,000 रुपये बन जाए, लाख रुपए बन जाए या 10 लाख रुपए तक बन जाए, मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर जो मुनाफा है वो अगर मान लीजिए रिटेल निवेशकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिविडेंड के तौर पे, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो अपने ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स है, अपनी जो ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी है उसको कम कर रही है। जो पैसा है, मुनाफा है, जो भी कैश पड़ा है कंपनी के पास, उसको कंपनी की ग्रोथ में लगाना चाहिए, ना कि उसको अगर बांटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मत दीजिए डिविडेंड, बट जो ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं यहाँ पे काफ़ी केसेस में डिविडेंड 10% है यहाँ पे कुछ कंपनीज का। तो एक मतलब आप स्टैंडर्ड बना लीजिए, एक फिक्स कर लीजिए कि भी ठीक है 2%, 3% या चलिए मैक्सिमम 4% हम डिविडेंड देंगे हर साल, और उससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पे आप दूसरी कंपनीज को ये दिखाने के लिए भी, निवेशकों को ये दिखाने के लिए कि भी हम सबसे बेस्ट पेइंग डिविडेंड कंपनी है, तो उसके अंदर अगर आप सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं या वन ऑफ द हाईएस्ट आप डिविडेंड दे रहे हैं, तो उसमें एक कंपनी की ग्रोथ के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो 5वें नंबर का जो मैंने पॉइंट बताया उसमें मैं ऐसी ही कंपनी का जिक्र करूंगा कि जो चाहे तो आज इंडिया की नंबर 1 डिविडेंड यील्ड कंपनी बन सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि जो कंपनी अपना मुनाफा कंपनी में दोबारा निवेश या उसको ग्रोथ के लिए नहीं निवेश कर रही या उसको यूज़ नहीं कर रही, उसका एक और कारण होता है कि जो प्रोमोटर्स हैं या बड़े निवेशक हैं उनको अपने बिजनेस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, मतलब उनको ये रहता है, लो कॉन्फिडेंस रहता है। तो जो ये कंपनियाँ आप देखेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, आप उस सेक्टर के बारे में अगर जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो कंपनियाँ ये डिविडेंड, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में आती हैं, उनके जो सेक्टर्स हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट भी नहीं है। तो अगर निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अगर 1% ये भूल जाएं कि भाई ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, तो निवेशक के लिए क्या इंसेंटिव है उस स्टॉक में निवेश करने का, जहाँ पे प्रमोटर या जो बड़े निवेशक हैं उनको खुद ही भरोसा नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर, उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है, हम इस पैसे को अपनी कंपनी में लगाएं और इसको ग्रो करने की कोशिश करें, जैसा हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस। तो निवेशक को ये सोचना चाहिए कि इसमें वो क्यों निवेश बनाए रखे, क्यों ना इससे निकल के वो किसी दूसरे स्टॉक में चला जाए। तो यहाँ अगर मुझे एक एग्जांपल लेना है तो एक कंपनी है जिसका स्टॉक जो है वो लगभग 40% कम हुआ है 1 साल के अंदर, पर उन्होंने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया। मतलब ये तो सिर्फ वही वाली बात होगी कि भाई आप एक फील गुड फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हम डिविडेंड हमारा कंसिस्टेंट है, 10% हम हर साल डिविडेंड देते हैं। कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, उसकी जो मुनाफा है वो कम हो रहा है, पर आप डिविडेंड उतना ही दे रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि निवेशकों को एक जिसको कहते हैं कि एक उनको गुड ह्यूमर में रखने के लिए, उनको अपनी कंपनी के स्टॉक के साथ जुड़े रखने के लिए, ये एक सिर्फ यूएसपी है जो निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए उस स्टॉक के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है लंबे समय के लिए अगर आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करती रहती है कंपनी, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्ट्रेटजी काम आ सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ये निवेशकों के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।
अब यहाँ पे चौथे नंबर पे जो राज है, जो सीक्रेट आता है, वो ये आता है जो कि कंपनी भी नहीं बताती, कि कंपनी को कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखाई देती। अब जो हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया कि वो मुनाफा जो है उसको कंपनी में दोबारा लगाना चाहिए भी आगे ग्रो करने के लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। दूसरे नंबर के पॉइंट में मेरा ऑब्जेक्टिव बताने का ये था कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर कंपनी सिर्फ एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक का टैग लगाए रखने के लिए शायद उस पैसे को निवेश नहीं कर रही। लेकिन ये जो चौथे नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत है कि कंपनी को कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिख रही। अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल के देखेंगे या उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी को कुछ आगे दिख ही नहीं रहा, भाई हम कहाँ करें, क्या करें, कैसे पैसा लगाएं। जैसे ये जो हालत है आज के डेट में, मेरे को ऐसा लगता है टेक्सटाइल कंपनीज की ऐसी हालत है। उनको आगे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे निवेश किया जाए, कहाँ ग्रोथ के लिए क्या किया जाए, ग्रोथ को कैसे रिवाइव किया जाए। तो जहाँ पे कंपनी को यही ना समझ में आए कि आगे ग्रोथ का कैसे प्रॉस्पेक्ट्स जनरेट किए जाएं या कैसे ग्रोथ की जाए कंपनी की, तो वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन। तो दूसरे नंबर के पॉइंट पे आप फिर भी थोड़ा सब्र कर सकते हैं कि भाई हो सकता है आज कंपनी उस मुनाफे को निवेश ना कर रही हो, पर हो सकता है आने वाले समय में करे। पर यहाँ चौथे नंबर के पॉइंट में तो कंपनी को कोई अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। इसका अगर मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल दूं, अगर आप 1990 के दशक के अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स निकाल के देखें, जो टॉप 50 स्टॉक्स थे या टॉप 100 स्टॉक्स थे, और आज के अगर आप टॉप 50 या टॉप 100 स्टॉक्स उठा के देखें और आप उन दोनों को कंपेयर करिए, उसमें आपको इतने सारे स्टॉक्स मिलेंगे कि जो उस समय थे पर आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो कंपनीज। मतलब कंपनीज या तो बंद हो गई या बिल्कुल नीचे चली गई, नुकसान में जा रही हैं। ये वही कंपनीज हैं कि जो एक समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, पर एक समय के बाद आके उनको कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिखाई दी। तो जहाँ पे अगर आप ग्रोथ की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही, कंपनी को ही नहीं दिखाई दे रही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे निवेशक को बने रहने का क्या इंसेंटिव है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में निवेश कर रखा है आपने कि जो हाई डिविडेंड यील्ड तो दे रहा है, अभी आप आज तो खुश हैं कि भाई मेरे को हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, मेरे को रेगुलर इनकम आ रही है और मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी को आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दिखाई दे रही, तो उस केस में कंपनी का बंद होना या कंपनी का डाउनफॉल जो है वो निश्चित है। और ये आपको कोई भी नहीं बताता। ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के बारे में आपको कुछ मैंने देखा है, काफ़ी कंपनीज हैं जो इस फेज से गुजर रही हैं। मैंने जैसे सेक्टर का नाम बताया, टेक्सटाइल सेक्टर, लेकिन आपको ये चीज़ कोई बताएगा ही नहीं। ये चीज़ आपको खुद ही मालूम करनी पड़ेगी, आपको अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, या जो राज नंबर 5 है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो राज ये है कि जो कंपनीज, जैसे जिस कंपनी को मैंने बताया था कि ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की नंबर 1 डिविडेंड यील्ड कंपनी बन सकती है, इनके पास इतना कैश है, बहुत सबसे ज़्यादा कैश है इनके पास, लेकिन ये डिविडेंड कभी भी नहीं देते। डिविडेंड कभी भी नहीं देंगे अपने निवेशकों को, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि ये कंपनी ग्रोथ में विश्वास रखती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप इस कंपनी का स्टॉक खरीदिए, पर ये मेरा जो एनालिसिस है मैं वो बता रहा हूँ, और इसमें ये बिल्कुल निवेश की सलाह नहीं है इस कंपनी में, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये कैश रिच कंपनी है, सबसे ज़्यादा कैश रिच कंपनी है इंडिया की, और ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा कैश है, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैश रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, और ये कभी भी डिविडेंड नहीं देते। अगर चाहें तो ये सबसे बड़ी डिविडेंड यील्ड स्टॉक बन सकता है, कंपनी बन सकती है, लेकिन ये कंपनी हमेशा विश्वास रखती है कि किसी तरीके से हम नए बिजनेसेस को खड़ा करें, नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई रखती है, रिटेल में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो टेलीकॉम में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा और बहुत सारी रिलायंस की ऐसी कंपनीज है जिनके बारे में निवेशकों को पता ही नहीं होगा। तो ये कंपनी की फिलॉसफी ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये डिविडेंड ओरिएंटेड नहीं है। तो जो ग्रोथ मिलेगी वो आपको उनके स्टॉक में रिफ्लेक्ट होगी, और हर कंपनी का एक निवेश का साइकिल होता है। तो जैसा कि पिछली एजीएम या जो उन्होंने अपने एनुअल मीटिंग में भी बताया था रिलायंस ने, कि उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल है, कैपेक्स की जो साइकिल है, वो पूरी हो चुकी है। उस साइकिल के दौरान स्टॉक ने शायद परफॉर्म नहीं किया, लेकिन
अब कंपनी को उम्मीद है, क्योंकि जब वो कैपेक्स की साइकिल ओवर हो चुकी है तो अब उनका जो बेनिफिट्स रीप करने का टाइम आया है, मतलब जो उसका फ़ायदा उन्होंने जो निवेश किया है पिछले 8-10 सालों में, उसको अब बोने का टाइम आया है, उस फसल को अब बोने का टाइम आया है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से रिलायंस का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो कंपनी की जो, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि आप इसके बेसिस के ऊपर वो स्टॉक खरीद लें, लेकिन जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कंपनी की जो रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, या जो कंपनी की मैनेजमेंट क्या बोल रही है, उनकी कमेंट्री जो होती है, आप उसको ध्यान से सुने। जो कंपनीज, मैं उन कंपनीज को प्रेफर करूंगा कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जो ग्रोथ के बारे में सोच रही हैं, आगे नए बिजनेसेस, क्योंकि एक जो बिजनेस आज चल रहा है शायद वो कल ना चले, कल शायद डूब जाए, या कुछ हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो कि वो उसके अंदर मार्जिन्स कम हो जाए, वो मुनाफे से नुकसान में आ जाए। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए हमेशा ये ज़रूरी है कि नए नए बिजनेसेस की तलाश की जाए। उन बिजनेसेस में टाइम लगता है, उनका रिटर्न आने में टाइम लगता है, एक साइकिल होती है। कुछ बिजनेसेस में जैसे 8 से 10 साल भी लग सकते हैं कि उसको प्रॉफिटेबल होने में, उन कंपनीज को या उन बिजनेसेस को। तो इसलिए हमेशा समय से पहले ही आपको ये सोच लेना चाहिए, कंपनी अगर ये सोच रही है कि नहीं हमें नए बिजनेस खड़े करने हैं ताकि हमारा एक ही बिजनेस पे हमारी डिपेंडेंसी ना हो, तो ऐसी कंपनीज काफ़ी अच्छी निवेश की ऑप्शन हो सकती हैं, बजाय उन कंपनीज के जो कि हाई डिविडेंड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो जैसे ये एग्जांपल, मतलब अगर आप इसके बारे में एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे रिलायंस के बारे में, तो आप ये जान पाएंगे कि इस कंपनी ने नए बिजनेसेस के लिए कितना फोकस किया है। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको 2 बोनस टिप्स भी दूंगा, तो वो 2 बोनस टिप में सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करें या परफॉर्मेंस उसकी देखें, आप आइसोलेशन में मत देखिए। जो काफ़ी लोग हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में निवेश करते हैं वो सिर्फ उसके डिविडेंड को ही चेक करते हैं उस कंपनी के। तो ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, ये जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की है। इसमें एनालिसिस करने का तरीका अलग है, इसमें परफॉर्मेंस जज करने का तरीका अलग है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है ये जो हाई डिविडेंड नाम का शब्द है ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स हो कि किस तरह से निवेशकों को आकर्षित किया जाए स्टॉक की तरफ। तो लेकिन अगर आप लॉजिकल और रीजनेबल निवेशक हैं तो आप हमेशा जो डिविडेंड आपका मिल रहा है आपको कंपनी से, प्लस उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर देखिए। तो जैसे अगर मान लीजिए एक स्टॉक ने 30% रिटर्न दिया पिछले साल और उसका 2% डिविडेंड था, तो उसकी जो आपका नेट रिटर्न आपको मिली वो 32% मिली। लेकिन यहीं पे एक दूसरी कंपनी है जिसने आपको डिविडेंड तो दिया 10%, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस -20% है तो आपका नेट रिटर्न -10% है। यहाँ पे निवेशक को ये सोच के खुश नहीं होना चाहिए कि मुझे 10% डिविडेंड मिल गया, आपका नेट रिटर्न तो -10% है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इस टिप का आप ध्यान रखिए जब भी आप किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। और किसी स्टॉक को आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट मत दीजिए, क्योंकि वो अगर हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है तो इसलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। उस स्टॉक को भी आप अपने दूसरे स्टॉक्स की तरह एक जो आपकी प्रोसेस है या जो आपने एक मेथड बनाया हुआ है स्टॉक को जाँचने का, परखने का और उसको इवैल्यूएट करने का, उसी प्रोसेस से इस स्टॉक को भी गुजारें। और अगर ये उस पैमाने पर खरा उतरता है जिस पैमाने के ऊपर आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तभी आप इस स्टॉक को खरीदें। नहीं तो सिर्फ इसलिए आप अगर खरीद रहे हैं कि ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरे नंबर की टिप है वो ये है कि अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई मुझे तो लेकिन रेगुलर इनकम चाहिए, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है ऐसा करने की कि जहाँ पे मैं रेगुलर इनकम जनरेट कर सकूँ, उसका मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। उसको आप डिविडेंड समझ सकते हैं, आप उसको स्ट्रैटेजी को डिविडेंड यील्ड स्टॉक वाली स्ट्रैटेजी ही समझ सकते हैं। देखिए इक्विटी में क्या होता है कि अगर आप 1 साल तक निवेशित रहते हैं तो आपको 1 साल बाद उसके अंदर कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता। तो मान लीजिए अगर आज आप एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक ले रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी रेगुलर इनकम बने। तो रेगुलर इनकम का अगर आपकी डेफिनेशन है कि मुझे 10% वो स्टॉक जो है हर साल मुनाफा देता रहे या एज ए डिविडेंड, मतलब वो आपके लिए शायद आप उसको मुनाफा समझेंगे पर वो एज ए डिविडेंड जा रहा है आपको, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप कोई और अच्छे स्टॉक्स अपना सेलेक्ट करिए जिनका जो नेट रिटर्न्स है, जो कि मैंने अभी बोनस टिप नंबर 1 में आपको बताया, उनके नेट रिटर्न्स जो हैं हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं।
आप उन स्टॉक्स का चयन करिए, उनको 1 साल तक रखिए और फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप उनको या तो रिडीम करा सकते हैं, आप उसको एक सिस्टमेटिक विड्रॉल भी कह सकते हैं कि भाई हर महीने, उसके बाद अगर आप हर महीने या हर साल आपको अगर मान लीजिए 10% चाहिए तो हर साल उसमें से आप 10% निकालते रहिए और उसको आप समझिए कि आपको जैसे डिविडेंड आया, डिविडेंड क्या होता है, वो आपके अकाउंट में एक पैसा ही आता है ना, और तो कुछ नहीं होता। तो वैसे ही आप उसमें जाके 10% अपना अमाउंट 1 साल बाद निकाल लीजिए, आपको उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे डिविडेंड टैक्स फ्री है, वैसे ही यहाँ पे अगर 1 साल बाद आप निकालते हैं तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के मुकाबले, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है रेगुलर इनकम का वो भी पूरा हो जाएगा। या अगर आप उसको कहीं और निवेश करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बोला कि आप इसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप रिडीम कराने की बजाय आप उसको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या है कि आपको बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मिलेंगे, आपको अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने का मौका भी मिलेगा और आपको जो रिटर्न, आपको सालाना रेगुलर इनकम चाहिए, रिटर्न चाहिए, वो भी आपको मिलते रहेंगे एक दूसरी टेक्निक के द्वारा, जिसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं कोई भी स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं बाय करूँगा कि वो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, मैं उसको एक अच्छे तरीके से जांचूंगा, परखूंगा। हाँ, अगर कोई स्टॉक उन पैमानों के ऊपर खरा उतरता है तो मैं ज़रूर उसमें निवेश करूंगा। और डिविडेंड जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लैरिफाई कर चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी प्रॉफिटेबल और कैश रिच है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप कंपनी की बैलेंस शीट भी ज़रूर देखें कोई भी अगर आप निवेश का डिसीजन ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके नीचे दिए गए लाइक आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप इस चैनल को ग्रो करने में भी अपना सहयोग और योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।